नमस्कार, मैं हूं अवधेश नारायण सिंह गौर और आप देख रहे हैं द एक्टिव नेशन यूट्यूब चैनल पर हमारा आज का खास कार्यक्रम द हेल्थ एंड हेल्थ। आज इस कार्यक्रम में हम जाने माने पशु चिकित्सक डॉक्टर एस.के. द्विवेदी से पशुओं में कोविड-19 बीमारी होने की संभावना और उनके उपचार तथा उनके बचाव के संबंध में बात करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, आप शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमारे अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बात करते हैं डॉक्टर एस.के. द्विवेदी जी से। डॉक्टर एस.के. द्विवेदी जी ने मथुरा वेटनरी यूनिवर्सिटी से पीजी किया है तथा इम्यूनोलॉजी में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है। डॉक्टर द्विवेदी जी काफ़ी अनुभवी पशु चिकित्सक हैं। तो चलो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप ये जानना चाहते हैं कि भारत में 536 मिलियन पशुधन की संख्या है। इसके अलावा तमाम हमारे पेट एनिमल हैं। तो क्या ये कोविड-19 जो इस समय पूरे विश्व में इसका जो है बड़ा तांडव मचा हुआ है, समस्या है, क्या पशुओं में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, पशुओं में कोविड-19 जो वायरस है, जिससे बीमारी हो रही है, ये कोरोना वायरस जो नोवल कोरोना वायरस है, इसका कोई अभी तक ऐसा प्रमाण नहीं है, न मिला है कि पशुओं से पशुओं में या पशुओं से मनुष्यों में होता हो। हाँ, अभी कुछ खबरें थी जिसमें कि कुछ टाइगर्स में अमेरिका में पाया गया है, वो मनुष्यों से टाइगर में गया है, ना कि उनका आपस में। इसलिए पशुओं में कोविड-19 के अभी तक कोई केस नहीं मिले हैं और ना ही पशुओं से मनुष्यों में इसका संक्रमण होता है। मान लीजिए कि किसी पशु में ह्यूमन टू पशु में आपका ट्रांसमिशन होता है। ह्यूमन टू एनिमल के लिए ये सावधानी बरतनी चाहिए पशुपालकों को कि वो जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, कोविड-19 इन्फेक्शन है, वो अपने पशुओं से दूरी बना के रखें, जैसे कि अपने मनुष्यों से रखते हैं, तो ताकि उनसे पशुओं में संक्रमण ना जाने पाए। और दूसरा चीज ये कि अगर कहीं पे जहाँ पे पशुशालाएं हैं वहां पे वो काम करने ना जाएं जब तक कि उनको ऐसा इन्फेक्शन ठीक ना हो जाए। नहीं, पशुओं में मान लीजिए डिटेक्ट हो गया तो जैसे ह्यूमन में ट्रीटमेंट, एक संभावित ट्रीटमेंट चल रहा है, किया जा रहा है, तो क्या ऐसा संभावित ट्रीटमेंट आपके पशुओं में भी है? देखिए, पशुओं में कोरोना वायरस इन्फेक्शन पहले से होता आ रहा है, काफी दिनों से कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है। ये नोवल कोरोना वायरस नहीं है, वो ये नोवल कोरोना वायरस तो उस कोरोना वायरस में कुछ जेनेटिक चेंज हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, जिसकी वजह से ये आदमियों में इन्फेक्टिव हो गया है। नहीं तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन आदिकाल से पशुओं में होता आ रहा है। यहाँ तक कि कुत्तों में, बिल्लियों में, उसमें हम कोरोना वायरल वैक्सीन भी यूज करते हैं कोरोना वायरस। और लेकिन पशुओं में ज्यादातर केसेस डायरिया के होते हैं, नियोनेटल डायरिया, जो बच्चों में होता है, बड़े पशुओं में नहीं होता। और उसकी वैक्सीन प्रयोग करने के कारण काफी हद तक वैक्सीन से वो सुनने में आ रहा कि ह्यूमन में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट ये प्रभावी मानी जा रही है, इसको दिया भी जा रहा है। तो क्या इस तरह की कोई मेडिसिन आपके जो है? अभी देखिए, एंटीवायरल ड्रग्स ही एनिमल्स में जो स्पेसिफिक केसेस में यूज की जाती है या वैक्सीन ही प्रयोग की जाती है प्रिकॉशन के लिए। जहां तक आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात है, ये भी अभी मनुष्यों में भी ये हिट एंड ट्रायल बेसिस पे ही चल रहा है। जैसे आज ही ये कंफर्म किया गया है कि इसमें निमोनिया नहीं बल्कि ट्रोम्बोसिस होती है। आज की फाइंडिंग है, इटली में कुछ ऑटोप्सीज हुई हैं। तो अभी तो हम लोग पता लगा रहे हैं कि क्या हो रहा है कोविड-19 में, काहे के कारण से मौत हो रही है। उसमें मौतों का कारण ही यही बताया जा रहा है कि नलियों में खून के थक्के जम जा रहे हैं। अभी तक ऑथेंटिक कुछ नहीं, अभी तक ऑथेंटिक कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ खोज कर रहे हैं कि इसमें ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। हाँ, हमारे इंडिया में ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे इंडिया के ही डॉक्टर्स, साइंटिस्ट इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं और लगभग तैयार हो गई है वैक्सीन। ट्रायल बेसिस के लिए वो शुरू की जा रही है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर हमारे पशुओं में ये बीमारी डिटेक्ट होती है या अन्य कोई बीमारी है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग
का जो है। हाँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग देखिए पशुओं की हो चाहे मनुष्यों की बीमारी हो, बीमार पशु से या बीमार व्यक्ति से दूरी बना के रखने का रिवाज बहुत पहले से है हमारे समाज में। और हम ये कहते भी हैं कि अगर कहीं पशुशालाएं बनाई जा रही हैं तो उस पशुशाला में कुछ एक जगह दूरी बना करके एक ऐसा आइसोलेटेड स्थिति स्थान रखा जाए जहां पर कि बीमार पशुओं को अलग कर दिया जाए। यही नहीं, अभी आपका खुरपका मुहपका का बीमारी आती है पशुओं में, उसमें भी यही बात है। अगर आप उसमें पहले शुरुआत में ही ठीक से उसकी सैनिटाइजेशन और आइसोलेशन कर लें पशु का, तो ज्यादा बड़े पैमाने पर फैलने नहीं पाती है। पशुशाला का सैनिटाइजेशन कराना चाहिए। जी हाँ, साफ सफाई और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होने के साथ साथ मनुष्यों को जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत तरह के और बीमारियों, वायरल और बैक्टीरियल डिजीज दोनों के लिए ये सैनिटाइजेशन लाभकारी होगा। जी हाँ। इसकी कोई वैक्सीन अभी तक डॉक्टर साहब? कोरोना वायरस वैक्सीन आती है कुत्तों के लिए, हम लोग डॉग्स में और पेट्स में यूज करते हैं, लेकिन बड़े पशुओं में कोरोना वायरस की भी वैक्सीन नहीं यहाँ पे लगाई जाती है। और जो होते भी हैं केसेस वो काफ डायरिया के होते हैं, छोटे बच्चों में काफ में डायरिया होता है जो स्वतः से सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप होकर ठीक हो जाता है, मॉर्टिलिटी बहुत कम है। डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि शहरों में लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं, शौक होता है, और वो प्रॉपरली जो है ह्यूमन टच में रहते हैं फैमिली मेंबर की तरह से, तो उनको जो है जो इस तरह के जो है डॉगी है कैट है उनके यहाँ फैमिली मेंबर की तरह से है, तो उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि उनमें ये जो है क्योंकि वो एकदम से टच में है, उनमें कोविड-19 के जो है वो होने की संभावना है, तो उनको क्या उनकी सावधानी में सबसे पहला तो यही है कि अगर कोई पॉजिटिव केस है या कोई बीमार व्यक्ति है वो अपने पेट से थोड़ा दूरी बना के रखें, डिस्टेंसिंग रखें। दूसरा ये है पेट्स को रेगुलरली आप वैक्सीनेशन कराते रहें, उनका टीकाकरण नियमित रूप पर कराएं। तीसरी चीज ये है कि अगर आप बाहर टहलाने ले जाते हैं पेट्स को तो बाहर से इन्फेक्शन आने के चांसेस रहते हैं, तो उनके पैरों को धुलने के लिए जैसे आप अपना हाथ पैर धुलते हैं वैसे उनके एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में सैनिटाइज, हाँ, पैर को उनके सोख करके तब अंदर जाने दें। ये कुछ सावधानियां हैं। बिल्कुल स्पष्ट मैं बता दूं, अभी तक किसी भी प्रकार का कोविड-19 का या नोवल कोरोना वायरस का पेट्स से आदमियों में आने का कोई भी केस नहीं है, इसलिए बिल्कुल अपने पेट्स को न फेंकें, न भगाएं, न उनसे दूरी, बिना मतलब कोई दूरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। पेट्स को आपसे खतरा अभी है, आपको पेट्स से कोई खतरा नहीं। डॉक्टर साहब आपने इम्यूनोलॉजी में विशेष शिक्षा प्राप्त की है, स्पेशलिस्ट हैं आप उसके, तो क्या ये जो है कोरोना वायरस जो है कोविड-19 है, इसकी कोई वैक्सीन अभी तक बनी और नहीं बनी है, तो हमें पशुओं को अपने जो है बचाए रखने के लिए, उनको बीमार ना होने देने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए कोरोना वायरस का अपने भारत में उसका वो बना लिया गया है, पूरा जीनोम आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब वैक्सीन बहुत आसानी से बन सकती है और ऐसा हमारे साइंटिस्ट कर भी चुके हैं। वैक्सीन ट्रायल होनी है, वैक्सीन जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन पशुओं में जहां तक बात है, पशुओं में तो कोरोना वायरस की वैक्सीन है ही, और वो वैक्सीन भी इस वैक्सीन के बनने में मदद कर रही है, क्योंकि काफी कुछ 90% तो जीनोम इसका सेम है जो पहले का सार्स या मार्स का रहा है। इसलिए इसमें वैक्सीन जल्दी बन जाएगी और उससे लोगों को सुरक्षा भी मिलेगी। लेकिन जहां तक अभी हमारे पशुओं को बचाने की बात आप कह रहे हैं, उसका यही है कि एक तो इम्यूनिटी बेसिक चीज है कि हमारे पशुओं में या मनुष्यों में अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोरोना वायरस से भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इस इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए जरूरी है कि आप अच्छी सेहत के लिए अच्छा भोजन, उचित आराम, ये आवश्यक है। अच्छे भोजन के लिए इस समय पशुओं को बहुत जरूरी है कि आप हरा चारा दें। हरा चारा 12 महीने आपके उपस्थित रहे, और साथ ही के साथ उनको मिनरल मिक्सचर, मल्टीविटामिन, प्रचुर मात्रा में पानी और भोजन ये उपलब्ध है। डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि ह्यूमन ट्रीटमेंट में प्लाज्मा थेरापी इस समय जो है एक ये जो है आया है, तो इसका ये क्या कॉन्सेप्ट है? और देखिए प्लाज्मा में इसका क्या? प्लाज्मा थेरेपी भी पशुओं के ही उत्पन्न से ह्यूमन में यूज किया जा रहा है। हम लोग पशुओं में बहुत सारी बीमारियों में, ऑटो इम्यून डिजीजेस में होल ब्लड, सेल्फ ब्लड यूज करते हैं, उनका इंजेक्ट करते हैं।
इसी प्रकार से वार्ड्स में हम लोग सेल्फ टिश्यूज का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से प्लाज्मा थेरेपी हम लोग जो भी क्रॉनिक केसेस या बहुत ही डेबिलिटेटेड केसेस होते हैं उनमें पशुओं में भी हम लोग सीरम या प्लाज्मा का थेरेपी करते आए हैं, बहुत दिनों से करते आए हैं और मनुष्यों में भी होती आई है। उसका कंसेप्ट ये है कि जो आदमी रिकवर किया, जो आदमी ठीक हुआ, उसमें वायरस जा चुका है तो उसका इम्यून सिस्टम उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बना चुका है, बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं। उसका प्लाज्मा लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति में दिया जाएगा जो इन्फेक्टेड है, तो उसमें जो वायरस का इन्फेक्शन है उससे उसकी एंटीबॉडीज जो बनी बनाई है वो लड़ जाएगी, क्योंकि अभी इस व्यक्ति में जो इन्फेक्टेड है उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से वो जब वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है, इतना समय मिल जाता है एंटीबॉडीज को, फिर अपने इम्यून सिस्टम को, कि फिर वो अपनी एंटीबॉडीज बनाए लेता है। एक सवाल डॉक्टर साहब ये है, सवाल क्या लोगों में जागरूकता नहीं है जी कि देखने में आया है कि पशुपालक अपने पशुओं को एक ही बर्तन में पानी पिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, और इससे जो है क्या इनमें बीमारी जो है फैल सकती है कि क्या करना चाहिए? अलग अलग एक ही बर्तन में चारा पानी कई पशुओं को खिलाने का औचित्य नहीं होता है। कारण यह है कि कोई वायरल डिजीज ही नहीं, बहुत सारी तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे खुरपका मुंहपका है, वो तो चलिए हवा से भी फैल जाता है। तमाम बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, तमाम फंगल डिजीजेज हैं जो फंगस से होती हैं, वो आपस में एक साथ एक दूसरे के कम्युनिकेशन से, जितनी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो सभी एक दूसरे के संपर्क में आने से ही होती है। इसलिए बेहतर होता है कि प्रत्येक पशु की अलग नान हो खाने की, और खाने के बगल में पानी की, ये व्यवस्था होनी चाहिए। और खास करके जो बीमार पशु हैं उनकी तो एकदम अलग व्यवस्था होनी चाहिए, उनका तो सेट भी अलग होना चाहिए, जिससे कि आप उनको पूरी तरह से आराम दे सके और उनके इन्फेक्शन को दूसरों में जाने से बचा सके। साथ ही साथ जो ये बीमारियां हैं इनका समय समय पर, जैसा आप पशुपालकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पशुपालकों को चाहिए कि इन बीमारियों से जितनी वैक्सीन हमारे पास पहले से अवेलेबल, उन वैक्सीन को समय समय पर लगवा दें, क्योंकि वैक्सीन का जो इफेक्ट है वो शुरू होने में 15 से 20 दिन लगता है। 20 दिन बाद जब उसका इफेक्ट आएगा तो ये ना इंतजार करें कि बीमारी फैले तब वैक्सीन लगवाएंगे। जब वैक्सीनेशन करने के लिए हमारे यहाँ से टीम जाती है तो उसको वैक्सीनेशन जरूर करा लें। वैक्सीनेशन कराने से क्या होगा कि अन्य बीमारियों से जब उसका इम्यून सिस्टम तेज रहेगा, अन्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनी रहेगी, तो वो बीमारियां जब नहीं हुई रहेंगी तो अगर कहीं से वायरल इन्फेक्शन कोई होता भी है तो उससे लड़ने के लिए पूरा इम्यून सिस्टम। डॉक्टर साहब, हमारे भारत में तमाम ऋतुएं होती हैं जी, और ऋतु परिवर्तन होता है, तो ये पशुओं में ये वायरल इन्फेक्शन होने का ये खतरा कब होता है? बिल्कुल समसामयिक, बिल्कुल समसामयिक प्रश्न है आपका, क्योंकि ऋतुएं जब बदलती हैं उसी समय मनुष्य के शरीर पर इसका प्रेशर पड़ता है। एक ऋतु से दूसरे, जैसे इस समय है, दिन में काफी गर्मी हो रही है, रात में ठंडक हो जाती है, इसकी वजह से शरीर पे बहुत स्ट्रेस रहता है। उस स्ट्रेस के कारण इम्यून सिस्टम दबाव में रहता है, और इसी समय तमाम सारी बीमारियों के साथ साथ बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी का भी अटैक अधिक होता है। तो जैसा मैं अभी बता रहा था कि आपको अन्य बीमारियों के टीके लगाए रहने से उनसे सुरक्षित तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही इस ऋतु परिवर्तन के समय जब बीमारियों का खतरा है उस समय पशुओं को बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी से भी सुरक्षा के लिए दवाएं दें। इनमें इसी से मिलता एक प्रश्न है, इसी से संबंधित, कि इस समय जैसे आपने बताया कि रात में ठंडक ज्यादा रहती है, दिन में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो जानवरों को दिन में शेड में बांधते लोग, रात में बाहर निकालते हैं। पशुओं को कहाँ रखना चाहिए? पशुपालकों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, स्वस्थ पशुओं के लिए इस समय बाहर का तापमान रात में रहने के लिए उपयुक्त है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं रखा जा सकता है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि दिन में भी जो शेड है ऊपर वो टीन का ना बना हो। अगर टीन का है तो उसके ऊपर पुआल वगैरह डाल दें, ठंडा रखें, ताकि दिन में भी अतिरिक्त टेम्परेचर ना रहे, बहुत अधिक गर्मी में ना रहे। और रात में आप बाहर रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि अगर कहीं आसपास पेड़ वगैरह हो, नीम का पेड़ हो या इस तरह की कहीं छाया हो जिसमें कि बहुत ज्यादा ओस का प्रभाव भी ना पड़े, तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और ये है कि ये वैक्सीनेशन कब कब कराना चाहिए? जी, वैक्सीनेशन का सीजन कब होता है? जी, देखिए, अभी बारिश जब शुरू होना लगेगी उस समय हमारी कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे गला घोटू है,
लंगड़िया है, खुरपका मुहपका है, ये बीमारियां बारिश में होती हैं। उनका वैक्सीनेशन करने का समय ये अप्रैल मई है। अप्रैल मई में इन तीनों बीमारियों का बड़े जानवरों में टीकाकरण किया जाता है। इसके बाद फिर जाड़े से पहले अक्टूबर के आसपास फिर से खुरपका मुहपका का टीकाकरण किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी पशुपालकों को सभी पशुओं के लिए निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था है। पशु स्वामी के द्वार पर जाकर हमारी टीमें जाती हैं, लेकिन इस बार उनका पंजीकरण कराना बहुत जरूरी है। सभी पशुओं में जिनमें पंजीकरण किया जाएगा, टैग लगाया जाएगा और उसको इनाफ पोर्टल पर हम लोगों के द्वारा फीड कर दिया जाएगा, उन्हीं पशुओं को ही निःशुल्क टीकाकरण लगेगा। अभी जब हमारी टीमें जा रही हैं पंजीकरण के वो टीका उसके लिए पंजीकरण करने के लिए टैग लगाने को, उसमें मुझे सूचना मिली है कि बहुत से पशुपालक अज्ञात भय से, किसी डर के मारे या किसी भ्रांति के मारे अपना पशुओं को टैग लगवाने में आनाकानी करते हैं। यह ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब उनमें एक भय ये हो सकता है कि उनको लगता होगा कि आइडेंटिफिकेशन हमारे नाम से पशु का हो जाएगा, अगर हम छुट्टा छोड़ते हैं तो हमारे खिलाफ FIR हो जाएगी। इस तरह से वो लोग चूंकि ऐसा कर रहे हैं, पशुपालक छोड़ रहे हैं, कहीं बाहर से जानवर उस तरह से नहीं आ गए। हाँ, ये पशुपालकों के ही जानवर हैं, तो ये एक भय हो सकता है। तो इस भय को निकालने के लिए क्या आप कहेंगे? देखिए, ये भय अगर है तो गलत कर रहे हैं, इसलिए भय है। उनको अपने पशु को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो छूट करके फिर उन्हीं के खेत का नुकसान करता है, फिर वो सरकार की आलोचना करते हैं, जबकि किया हुआ उनका स्वयं का होता है। इसलिए उन्हें नैतिकता का पालन करना चाहिए और अपने पशुओं को अपने पास रखना चाहिए। उनका उपयोग करें, दूध के लिए, गोबर के लिए, अन्य कार्यों में उपयोग के लिए उनको अच्छी नस्ल के पशु रखें, जिससे कि उनको छोड़ना पड़े ही ना। समय और अच्छे से खिलाएं जी, अच्छे से उनका मैनेजमेंट करें, खिलाएं पिलाएं। हमारे यहाँ से पशुपालन विभाग की सुविधाएं लेकर के उनको अधिक उपजाऊ बनाए रखें। उनके लिए वो लाभकारी रहेंगे तो उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं बता रहा था कि अभी ये तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ सरकार ने हमारे ब्लॉक में 8 ग्राम सभाएं और इसी प्रकार हर ब्लॉक में अन्य ग्राम सभाएं, अभी और अधिक ग्राम सभाओं का चयन होना है। उसमें गोकुल मिशन के द्वारा AI की सुविधा निःशुल्क दे रखी है। कृत्रिम गर्भाधान जो होता है घर पर जाकर के निःशुल्क किया जाएगा, वो भी उन्हीं पशुओं को किया जाएगा जिनका रजिस्ट्रेशन होगा और टैग लगा होगा। इसलिए मेरी पशुपालकों से अपील है कि वो अपने पशुओं को अवश्य टैगिंग करवा लें। डॉक्टर साहब, अंत में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप पशुपालकों को और जो न्यू कमर्स आपके जो है डॉक्टर्स आ रहे हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कोविड-19 को लेकर के, अन्य जो है बीमारियों से पशुओं को बचाने के लिए, जिससे हमारे देश का पशुधन स्वस्थ रहे और हमारा जो है भारत स्वस्थ रहे, हम सब स्वस्थ रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे। हम पशुपालकों से यही कहना चाहेंगे कि वो अपने पशुओं को प्रचुर मात्रा में हरा चारा खिलाएं, मिनरल मिक्सचर पर्याप्त मात्रा में 25 से 50 ग्राम प्रतिदिन दें और साथ ही साथ उनको स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा उनको मिल ही रही है। उनकी देखभाल में ये स्थिति जरूर देखें कि उनके बाहर जो बाह्य परजीवी पड़ रहे हैं या अंदर के कीड़े हैं, उनके लिए हमारे यहाँ पशु चिकित्सालयों पर दवाएं उपलब्ध हैं। अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय पर जाकर के वहां से दवा ले आएं, उनको खिलाएं और स्वयं को भी बचाएं, पशुपालन को, पशुओं को भी बचाएं। डॉक्टर्स के लिए क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर्स हमारे जो न्यू कमर्स हैं वो अहर्निशम सेवा महे की भावना से अपने पशुओं को ही अपना भगवान मानते हुए उनकी सेवा में लगे रहें और स्वयं को भी बचाते रहें। कोविड-19 का जो ये दौर चला है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और साथ ही साथ आवश्यकता पर ही बाहर निकलना। पशुपालकों से वो ये भी कहते रहे, ये भी सुझाव देते रहे कि कोविड-19 से कोई पशुओं को खतरा नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल जो है फिजिकल पशुओं से कोई खतरा नहीं है। और पालकों से मेरा ये भी निवेदन है कि वो इसको स्वयं की जिम्मेदारी समझें कि बिना मतलब घर से बाहर न निकलें। भले ही लॉकडाउन खत्म हो जाए तो भी लोगों से बहुत कम मिलें, दूरी बनाकर मिलें, प्रणाम करें, हाथ मिलाने के बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग को ये जीवन का एक अंग बनाएं, जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा का अंग रहा है। शुचिता से रहना, साफ सफाई से रहना, लोगों से मिलना, लेकिन लोगों से बहुत ज्यादा कांटेक्ट में ना आना। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे देश के तमाम पशुपालकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी
और आपके ये जो सुझाव हैं निश्चित रूप से लाभकारी होंगे। आपको मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं और हम जो है अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि फिर एक नए कार्यक्रम के साथ, एक खास कार्यक्रम के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।